हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका उत्तराखंड ऑनलाइन एजुकेशन हब में। तो गाइज आज हम करने वाले हैं उत्तराखंड स्पीड टेस्ट, जिसमें आपके पूरे 100 क्वेश्चंस होते हैं। 20 आपके हिंदी के क्वेश्चन होते हैं, 40 उत्तराखंड के क्वेश्चन और बचे हुए 40 आपके होते हैं रीजनिंग, कंप्यूटर और जीके के क्वेश्चन। तो जीएस का पोर्शन पूरा का पूरा इसके अंदर आ जाता है। ये जो पेपर हुआ था गाइज संडे को रुद्रपुर पीएसी में करवाया गया है। तो जिसने ऑफलाइन दिया है वो अपने आंसर्स को चेक कर सकते हैं, और जो पहली बार देख रहे हैं वीडियो को वो अपने आंसर मार्क करें, कौन कितने सही हैं कितने गलत हैं। उसके बाद आप कमेंट करके अपना स्कोर बता सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन पर। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिए गए विकल्पों में से द्रविड़ परिवार की भाषा कौन सी है। तो द्रविड़ परिवार की बात चल रही है। देखिए अलग अलग भाषाई परिवार पाया जाता है भारत के अंदर, तो उसमें से एक है द्रविड़ परिवार। द्रविड़ परिवार की जो भाषा है वो है आपकी कन्नड़। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाला परिवार कौन सा है पूछे तो भारोपीय परिवार, जिसे आर्य भाषा परिवार भी कहा जाता है। तो ये असमिया, बंगाली, ये सब कौन सी हैं आपकी आर्य भाषा परिवार की बोलियां हैं। कन्नड़ आपकी द्रविड़ की है। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला है, हिंदी भाषा में कितने स्वर होते हैं। तो हिंदी भाषा की स्वरों की बात करें, देखिए दो तरीके से क्वेश्चन पूछेगा। अगर आपसे पूछा गया है कुल वर्ण कितने होते हैं, तो कुल वर्ण होते हैं आपके 52, जिसमें से 39 आपके व्यंजन हैं और 13 आपके होते हैं स्वर। लेकिन अगर सिंपल मूल वर्ण कितने हैं पूछा गया है, तो मूल वर्ण होते हैं गाइज आपके 44। अब इन 44 में से क्या होगा, कुछ स्वर होंगे और कुछ होंगे व्यंजन। तो 44 में से 33 स्वर होते हैं और 11 आपके क्या होते हैं 33 आपके व्यंजन होते हैं और 11 होते हैं आपके स्वर। तो हमसे कितने स्वर हैं पूछा गया है, कुल स्वरों की बात नहीं की गई है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 11 स्वर। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, ड़ वर्ण का उच्चारण स्थान है। तो क ख ग घ ङ पहला क वर्ग होता है जो कि आपका कंठ से बोला जाता है। उसके बाद दूसरा होता है आपका ट वर्ग, दूसरा होता है चौ वर्ग, चौ छ जौ झ यौ। ये होता है आपका तालु वर्ग, मतलब तालव्य से बोली जाती है। फिर होता है आपका क ख ग घ ङ चौ छ जौ झ यौ। फिर उसके बाद ट ठ ड ढ ड़। तो ट वर्ग जो बोला जाता है ये मूर्धा से बोला जाता है, इसी को बोला जाता है मूर्धन्य। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ड किस में आता है, ठ के बाद आपका ड आता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला है, हिंदी में कितने लिंगों का प्रयोग होता है। तो हिंदी में गाइस जो लिंग होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, दो। एक होता है आपका एक वचन और दूसरा क्या होता है, अच्छा ये वचन की बात करें, वचन जो होते हैं वचन कितने होते हैं, दो, एक वचन और बहुवचन। लेकिन हमसे पूछा गया है लिंग, तो दो ही लिंग होते हैं। एक होता है आपका पुल्लिंग और दूसरा कौन सा होता है स्त्रीलिंग, जबकि संस्कृत में उभयलिंग भी देखने को मिलेगा। तो हमसे हिंदी में बोला गया है पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी इसका। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वर्ण अघोष है। तो गाइज देखो दो टाइप के होते हैं, एक होता है अघोष, दूसरा होता है आपका सघोष वर्ण। दोनों में अंतर क्या है, हर वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण ये कहलाता है अघोष, और हर वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण क्या कहलाता है आपका सघोष व्यंजन। तो अब हमसे क्या पूछा गया है, वर्ण अघोष है पहला और दूसरा। देखो चौ छ जौ पहला हो गया ना, तो सही है। जौ तीसरा हो गया तो ये सघोष है। फिर चौ छ जौ झ ये भी सघोष है। टौ ठौ डौ तीसरा है तो ये भी कौन सा हो जाएगा, सघोष। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, किस शब्द का प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है। तो सदैव बहुवचन में कौन सा होगा, देखो गाय आ रही है एक वचन है, दर्शन हो गया, दर्शन हो गया बोला जाता है या दर्शन हो गए बोला जाता है। तो आप बोलोगे दर्शन हो गए बोला जाता है। तो दर्शन जो है ये हमेशा किस में यूज होता है, बहुवचन में प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है इसका करेक्ट आंसर। अगला है, वह बहुत अच्छा लड़का है मैं, वह कौन सा सर्वनाम है। वह बहुत अच्छा लड़का है, अब मैं यहाँ पर क्या बात कर रहा हूँ गाइज, देखो किसी लड़के के बारे में बता दिया और निश्चित जानकारी दे रहा है, क्योंकि यह और वह ऐसे सर्वनाम हैं जो किसी के बारे में निश्चित जानकारी देते हैं। लेकिन अगर मैं बोलता कोई और कुछ तो ये अनिश्चित जानकारी देते। तो यह वह बहुत अच्छा लड़का है कैसा सर्वनाम है, निश्चयवाचक सर्वनाम।
अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण है? सुंदरता। देखिए सुंदरता, सुंदरता आपकी संज्ञा है। कमेंट करके आप बताओगे कौन सी संज्ञा है। सुंदर विशेषण है, सुंदर विशेषण है और इस विशेषण से सुंदरता भाववाचक संज्ञा बना दी। कवि, विद्वान, भलाई। अब देखो विद्वान जो है ये क्या है? आपका विशेषण है। विद्वान से संज्ञा क्या बनती है? विद्वता बनती है। विद्वता भाववाचक संज्ञा है। हमसे विशेषण पूछा है तो विद्वान क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट। ऐसे ही भलाई से क्या है? भला विशेषण है और उससे भाववाचक संज्ञा भलाई बनी है। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है गाइज? करेक्ट है। नेक्स्ट, क्रिया में मूल रूप को क्या कहते हैं? पद। अब क्रिया की बात चल रही है तो क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है ये पूछ रहा है आपसे। तो क्रिया का मूल रूप कहलाता है गाइज धातु। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आचार्य किशोरीदास वाजपेयी के मत से हिंदी में कितने कारक हैं? तो वैसे अगर कारकों की बात करूं तो 8 कारक आपने पढ़े होंगे, लेकिन अगर कभी भी आपसे ऑप्शन में पूछा गया है या क्वेश्चन में पूछा गया है आचार्य किशोरीदास वाजपेयी ने कितने कारक बताए हैं, तो इनके द्वारा बताए गए कारकों की संख्या है 6। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला है, हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग किसे माना जाता है? हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग, प्रेमचंद युग। तो भारतेंदु युग क्या है? सबसे पहले। अगला है, प्रेम सागर किसका एक सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ है? तो गाइस जो प्रेम सागर लिखा गया है ये लिखा गया है लल्लू लाल जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी आपका इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। कृसांगनी, कृसांगी, कृसांगी या क्रसांगी। तो गाइज देखिए कृसांगी लिखा जाता है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट। कृसांगी का अर्थ क्या होता है पूछे तो इसका अर्थ होता है दुबली पतली स्त्री। जो स्त्री दुबली पतली होती है उसको क्या बोला जाता है? कृसांगी कहा जाता है। अगला है, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं। अब वाक्य की बात करूं तो वाक्य को 2 भागों में बांटा गया है। एक होता है आपका क्या? अर्थ के आधार पर, और दूसरा होता है रचना के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्य को 3 भागों में बांट दिया। एक सरल वाक्य, फिर दूसरा संयुक्त वाक्य और तीसरा होता है आपका मिश्र वाक्य। अर्थ के आधार पर पूछे तो अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं? 8। हमसे पूछा गया है अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद बताओ। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। अगला है, निर्दय में समास होगा कर्मधारय। तो गाइज निर्दय में समास होगा आपका अवयवी भाव, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अवयवी भाव समास ऑप्शन में है नहीं, तो सेकंड ऑप्शन किस पे जाओगे आप? बहुब्रीहि समास। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहला अगर अवयवी होता तो अवयवी करते, लेकिन नहीं है, बिना दया के। समास विग्रह क्या होगा? बिना दया के। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। इत्यादि शब्द में कौन सी संधि है? इत्यादि ये बनेगा इति प्लस आदि से, और जब भी किसी भी शब्द के विग्रह करने पर संधि का जब विग्रह किया जाता है, संधि विच्छेद की जाती है, ई, उ या फिर री अगर आपके पहले आ जाता है तो संधि हो जाती है यण संधि। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, पौ प्लस अन किस स्वर संधि का उदाहरण है? पौ प्लस अन, इससे शब्द क्या बनता है? पावन बनता है, ठीक है। कुछ बोलेंगे पवन। पवन का क्या अंतर है? देखो अगर एक मात्रा होती, पो प्लस अन होता, तो तब हम इसे क्या बोलते? पवन बोलते। हालांकि दोनों में जो संधि है वो संधि कौन सी है आपकी? अयादि संधि है, बट ये आपको विच्छेद याद रखना है। पौ प्लस अन पावन और पो प्लस अन क्या होता है आपका? पवन होता है। अगला है, हिंदी साहित्य के इतिहास का लेखन सर्वप्रथम किस भाषा में हुआ? तो सबसे पहले गाइस जो हिंदी साहित्य लिखा गया था वो लिखा गया था फ्रेंच भाषा में। व्यक्ति का नाम आपको याद रखना है, ये थे गारसा द तासी। क्वेश्चन पूछ सकता है किसने लिखी थी पहली बुक, तो ये कौन थे? गारसा द तासी इनका नाम था, और ये गाइज फ्रेंच के थे, फ्रांस के थे। इनके द्वारा जो बुक लिखी गई वो थी इस्तवार द ला। इस्तवार द ला ये पहला हिंदी साहित्य की बुक थी
जो कि गारसा द तासी ने लिखी थी। इसमें था क्या, आपका जो हिंदी और उर्दू कवि है ना, उनका वर्ण क्रम के अनुसार व्याख्या की गई है उनकी। तो ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है। ये भी दो भागों में लिखी गई थी, पहली 1839 में आई थी और दूसरी 1847 में। अगला है, इनमें से कौन सा बिजली का पर्यायवाची नहीं है, नहीं है पूछा है। देखो, बिजुरी, चपला, क्षण प्रभा, ये तीनों हैं आपके। कौन सा नहीं है, वागीसा नहीं है। तो वागीसा होता क्या है, वाणी या सरस्वती के लिए यूज किया जाता है। तो सरस्वती का पर्यायवाची क्या है आपका, वागीसा। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, अभिमानी का विलोम शब्द होगा। अभिमानी विलोम पूछा है तो क्या हो जाएगा, निर्भिमानी। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप मुझे बताओ, निरअभिमानी, ये निर्भिमानी में संधि कौन सी है, संधि का प्रकार बताना है आपको। अगला प्रश्न है, 20 क्वेश्चन गाइज हमारे हिंदी के ख़त्म हो चुके हैं। तो आप देख सकते हैं 20 हिंदी के क्वेश्चन में आपके कितने मार्क्स आए और आप कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो गाइज अगर पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। संडे को आपका ये क्या होता है, टेस्ट होता है डेली, हर वीक पर संडे को। सैटरडे ऑफलाइन होता है इंस्टीट्यूट के अंदर, और संडे आपका उसी की आंसर की होती है, ऑनलाइन हम करते हैं। तो जो दूर हैं, जो इंस्टीट्यूट नहीं आ सकते हैं, वो संडे में इसको क्या कर सकते हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर धामी द्वारा प्रीतम भरतवाड़ जागर ढोल सागर अकादमी का शुभारंभ कहाँ किया गया। तो गाइज यहाँ पर बात चल रही है प्रीतम भरतवाड़ जी की। सबसे पहले इनके बारे में जान लेते हैं, प्रीतम भरतवाड़ को क्या क्या बोला गया। ठीक है, इनको सम्मान की अगर मैं बात करूँ, इनको उत्तराखंड विभूषण का सम्मान मिला है। पहले सम्मान से क्वेश्चन पूछेगा आपसे बहुत सारे, तो ये याद रखना है। भागीरथी पुत्र सम्मान किसको दिया गया पूछे, तो ये भी भरतवाड़ जी को दिया गया है। उसके बाद जागर शिरोमणि का सम्मान, सुर सम्राट, हिमालय रत्न पुरस्कार, ये सब पुरस्कार किसको हैं, आपके प्रीतम भरतवाड़ जी को दिए गए हैं। सबसे प्रमुख सम्मान याद रखना है आपको 2019 में, और 2019 में इनको पद्मश्री से क्या किया गया है, नवाजा गया है। तो क्वेश्चन पूछे, प्रीतम भरतवाड़ को पद्मश्री से कब नवाजा गया, 2019 में। तो गाइज इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये ढोल सागर अकादमी बनाई गई है देहरादून में। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है, इसका करेक्ट आंसर है। आप मुझे कमेंट करके बताओगे प्रीतम भरतवाड़ जी की पहली कैसेट कौन सी थी, जो कि रामा कैसेट के द्वारा रिलीज की गई थी। ठीक है, 1995 में, और इससे सबसे पहली कैसेट थी इनकी, कमेंट करके बताओ। नेक्स्ट है, उत्तराखंड में 3 दिवसीय मधुमक्खी महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया। तो 3 दिवसीय मधुमक्खी महोत्सव की बात चल रही है। ये आयोजन किया गया आपका हल्द्वानी, धारचूला, उसके बाद है आपका नंदप्रयाग या फिर कोटद्वार के अंदर। तो गाइज ये नैनीताल जिले में हल्द्वानी में आपका क्या किया गया था, आयोजित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए। अगला है, 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में उत्तरकाशी भूकंप कब आया था। तो उत्तरकाशी भूकंप कब आया था, ये था 20 अक्टूबर 1991। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। उत्तरकाशी को जिला कब बनाया गया पूछता है, तो 1960 में। 3 जिलों का गठन, CPU, चंपावत, पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी। फिर दूसरी बात, उत्तरकाशी सबसे कम जन घनत्व वाला जिला है। सबसे कम जन घनत्व वाला जिला अगर आपसे पूछे तो ये कौन सा है आपका, उत्तरकाशी। मात्र 41 लोग 1 किलोमीटर स्क्वायर में यहाँ पर क्या करते हैं, निवास करते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा जिला पूछे तो वो कौन सा है, उत्तरकाशी। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। उत्तराखंड में खनन नीति की घोषणा कब की गई थी। तो खनन नीति गाइज जब हमारा राज्य बना था उसके बाद ही कर दी गई थी, 4 अप्रैल 2001। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है, इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड की सबसे बड़ी वन पंचायत कौन सी है। तो सबसे बड़ी वन पंचायत पौड़ी, नैनीताल, रुद्रप्रयाग या फिर उत्तरकाशी। तो आंसर हो जाएगा रुद्रप्रयाग। अच्छा, आप आंसर इसके साथ आप याद रखना, वन से क्या पूछता है, उत्तराखंड फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी, इसका गठन कब किया गया था पूछेगा। तो ग्रीवेंस कमेटी बनी थी 1921 के अंदर, और अध्यक्षता में किसने अध्यक्षता की थी या किसकी अध्यक्षता में बनाई गई थी, तो पी विडम की अध्यक्षता में इसको क्या किया गया था, बनाया गया था। इसी के 10 साल के बाद यानी कि 1931 में
क्या कर दिया जाता है, उत्तराखंड वन पंचायत, ये याद रखना है, उत्तराखंड वन पंचायत की स्थापना कर दी गई। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। ग्रीवेंस कमेटी पी विडम 1921, उत्तराखंड वन पंचायत का गठन 1931 में किया गया। दूसरा, अभी जो रिपोर्ट आई है उसके अकॉर्डिंग कितने परसेंट पर वन है अगर पूछता है तो 71.05% पर क्या है आपके वन पाए जाते हैं। इन 71.05 में से गाइज 13.41% वन जो हैं ये पंचायतों के अंदर हैं, मतलब जो वन पंचायतें बनाई जाती हैं उन वन पंचायतों के अंदर इतना परसेंटेज है आपका। नेक्स्ट है, उत्तराखंड में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जनपद कौन सा है। देखिए, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व की बात करूं तो वैसे पूरे 13 जिलों की बात करें तो उनमें सबसे ज़्यादा आता है हरिद्वार का नाम, क्योंकि हरिद्वार का जो जन घनत्व है ये है 801, मतलब 1 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में यहाँ 801 लोग रहते हैं। अब हमें इन चार में से आंसर देना है कि इन चार में सबसे ज़्यादा किसका है। तो उत्तरकाशी मैंने आपको बताया सबसे कम है, मात्र 41 लोग रहते हैं। दूसरे नंबर में सबसे कम बात करें तो चमोली, यहाँ पर मात्र 49 लोग रहते हैं। बागेश्वर का गाइज 116 है और चंपावत का है आपका 147। तो इन चार ऑप्शनों की बात करूं तो चंपावत क्या हो जाएगा, करेक्ट। लेकिन अगर सबसे ज़्यादा जनघनत्व पूछेगा तो हरिद्वार, फिर यूएस नगर है 649 और इससे 100 कम 549 किसका है आपका, देहरादून का है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। उत्तराखंड में वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही। तो जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई, जनसंख्या वृद्धि दर कितनी थी उत्तराखंड की, ये पूछा जा रहा है। 19.17, 19.21, 18.13 या 12.13। तो गाइज आंसर क्या हो जाएगा आपका इसका, 18.81 रही थी। जो आप परीक्षा वाली बुक पढ़ेंगे तो उसके अकॉर्डिंग 18 दशमलव कितना है, 81। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम चलें तो ये हो जाएगा गाइज आपका 18.13%। ठीक है, वैसे ये आयोग 19.17 भी इसका आंसर गिवन है, बट 18.81 है परसेंट, तो 18.8113 क्या हो जाएगा, सी आपका करेक्ट आंसर। अगला है, पानीपत के प्रथम युद्ध के समय चंद शासक कौन था। सबसे पहले पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ कब था, तो 1526 में पानीपत का पहला युद्ध हुआ था। बाबर के द्वारा इसको क्या किया गया था, लड़ा गया था। उस समय चंदों में शासन किसका था पूछे तो चंद में उस समय राजा था ताराचंद। बात आ रही है गाइस दीपचंद की, तो दीपचंद चंद राजवंश का 57वें नंबर का राजा है और इसके टाइम पर पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। अगर पूछे पानीपत का तीसरा युद्ध किसके टाइम पर हुआ था तो ये कब हुआ था आपका, दीपचंद के टाइम। इसी दीपचंद को कुमाऊं का रंगीला बादशाह भी कहा जाता है। अगर पूछता है रंगीला बादशाह किसको कहा जाता है तो दीपचंद को कहा जाता है। ज्ञानचंद की बात करें तो इसे गरुड़ ज्ञानचंद कहा जाता है और इसे गरुड़ की उपाधि किसने दी पूछे तो गरुड़ की उपाधि दी थी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। ज्ञानचंद पहला शासक था जिसने ताम्रपत्र के द्वारा क्या की थी, भूमि को दान दिया था और सबसे ज़्यादा शासन भी इसी के द्वारा किया गया था। 1365 से लेकर के 1420 तक का जो शासनकाल रहा है वो किसका रहा है आपका, ज्ञानचंद का रहा है। लक्ष्मीचंद, लक्ष्मीचंद से भी इम्पोर्टेंट जानकारी क्या है, एक याद रखना है आपको, गैंडा सिंह। गैंडा सिंह किसका सेनापति था पूछे तो लक्ष्मीचंद का सेनापति था। 8 बार इसने गढ़वाल पर आक्रमण किया था, जिसमें से 7 आक्रमण में ये हारा था और 8वीं बार क्या हुआ था, जीत गया था। तो इसका आंसर है ताराचंद, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, लाखू उडियार स्थित है। तो गाइज लाखू उडियार स्थित है आपका जिला अल्मोड़ा और अल्मोड़ा में बाड़ाचीना के दलबेंड के पास एक नदी बहती है, उसका नाम है सुयाल नदी। अब सुयाल नदी के ऑप्शन में क्या दे दिया, दाएं तट पर या बाएं तट पर, आंसर हो जाएगा सुयाल नदी के दाएं तट पर। खोज की बात करें तो 1968 में MP जोशी, महेश्वर प्रसाद जोशी के द्वारा इसकी क्या की गई थी, खोज की गई थी। नेक्स्ट है, ऑपरेशन ब्लू एंजल का संबंध किससे है। तो ब्लू एंजल का संबंध है गाइज आपका मालपा घटना से। अब मैं मालपा से 2 चीज़ें बताता हूँ आपको। देखो मालपा में 2 चीज़ें हैं, एक पूछता है मालपा में भूस्खलन कब आया था। पहली बात तो मालपा पिथौरागढ़ वाले इलाके में आ जाएगा। दूसरी बात, भूस्खलन जो आया हुआ था
ये आया था 1998 में। 18 अगस्त 1998 को मालपा में क्या आ गया, भूस्खलन, स्कूल पे जो मलबा दब गया था उसकी बात चल रही। फिर दूसरा क्या है आपका, दूसरा याद रखना है गाइज, 13 अगस्त 2017 को, ठीक है, ये लेटेस्ट वाला हो जाएगा। 13 अगस्त 2017 को यहाँ पर क्या फट गया था आपका, बादल फट गया था। तो मालपा में बादल कब फटा पूछेगा तो 2017 में। भूस्खलन की घटना कब हुई पूछेगा तो 1998 के अंदर। अगला, और दोनों अगस्त में है, ये भी देखना है आपको। नेक्स्ट है, जौल जीवी मेले को राजकीय मेला कब घोषित किया गया। तो आंसर हो जाएगा गाइज, जौल जीवी मेला लगता कहाँ पर है, काली और गोरी नदियों के संगम पर। काली और गोरी नदियाँ मिलती हैं जौलजीवी पर, वहीं पर ये मेला लगता है। 2014 के अंदर इसको क्या किया गया, राजकीय मेला घोषित किया गया। जौल, उसके बाद अब आपको क्या बताना है, ठीक है, गौरी नदी किसकी सहायक है, काली की। अगला प्रश्न, अमोघ भूति की मुद्राओं में किस लिपि का प्रयोग मिलता है। सबसे पहले ये जो अमोघ भूति है ये किस वंश का राजा था, तो अमोघ भूति आपका राजा था कुलिंद राजवंश का। अगर पूछे कुलिंद राजवंश का सबसे महान राजा कौन था, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, अमोघ भूति हो जाएगा। इसकी जो हमें मुद्राएं मिली हैं गाइज, उसमें 2 लिपियों का प्रयोग हुआ है, और वो लिपि हैं खरोष्टी तथा ब्राह्मी। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट। लेकिन अगर पूछे किस भाषा का प्रयोग किया गया है, तो भाषा प्रयोग की गई है इसके अंदर प्राकृत। नेक्स्ट, इसी अमोघ भूति में आपको मिलेगा जो हिरण और लक्ष्मी के चित्र हैं, वो किसमें हैं आपके, अमोघ भूति। अगला प्रश्न है, किस शासक द्वारा पिथौरागढ़ में लंदन फोर्ट नामक किला स्थापित करवाया गया था। तो लंदन फोर्ट है कहाँ, पिथौरागढ़ में। किसने स्थापित किया था, तो ये थे आपके राजा प्रीतम देव। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, अच्छा, बाज बहादुर चंद से आप याद रखना, बाज बहादुर चंद ऐसा राजा था चंद्रवंश का जो चरवाहे से राजा बना था। चरवाहे से राजा बनने वाला राजा बाज बहादुर चंद। सबसे ज़्यादा टैक्स इंट्रोड्यूस लक्ष्मी चंद ने करवा दिए थे। लोगों ने क्या कर दिया था आपका, साग सब्जी अपने घरों पर लगाना स्टार्ट कर दिया था, छतों पर। अगला है आपका, तुजुक ए बाबरी में चंदों का सबसे धनी शासक किसे बताया गया है। तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी गई है, तुर्की में। इसमें कई सबसे ज़्यादा जो धनी शासक बताया गया है वो बताया गया है लक्ष्मी चंद को। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट। ऐसे भी याद रख सकते हो लक्ष्मी चंद, देखो लक्ष्मी ही नाम में आ रहा है ना इसके, तो सबसे धनी शासक किसको बताया गया है, लक्ष्मी चंद। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछ देता है आपसे, सबसे ज़्यादा स्वर्णकाल चंद वंश के किस शासक के काल को स्वर्णकाल कहा जाता है, तो वो किसको कहा जाता है, जगत चंद के काल को कहा जाता है। फिर दूसरा, जगत चंद के टाइम पर सबसे ज़्यादा आय 9 लाख रुपए की क्या होती थी आपकी आय, किस क्षेत्र से, 9 लखा माल, जिसे अभी वर्तमान में कहा जाता है तराई क्षेत्र। अगला प्रश्न है, जिम कॉर्बेट ने अपनी पुस्तक मैन ईटर ऑफ कुमाऊं किस मेले का उल्लेख किया है। मैन ईटर ऑफ कुमाऊं किसकी पुस्तक है पूछेगा, तो जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट के नाम से ही एशिया का पहला क्या खुला था आपका, नेशनल पार्क 1936 में, जिसका नाम अब चेंज करके क्या कर दिया गया है, रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है। तो मैन ईटर ऑफ कुमाऊं में गाइज इन्होंने उल्लेख किया है बगवाल मेले का। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। बगवाल मेला लगता कहाँ है, चंपावत जिले के देवीधुरा में। रक्षाबंधन के दिन इस मेले का आयोजन कराया जाता है, और ये दिवस होता है आपका श्रावणी पूर्णिमा। आपसे पूछेगा कब आयोजन होता है, तो श्रावणी पूर्णिमा में आयोजन होता है। पत्थरों से इसमें क्या किया जाता है गाइज आपका, एक दूसरे पर पत्थर बरसाए जाते हैं, और 4 खाम के लोग, ठीक है, 4 खाम के लोग इसमें क्या करते हैं, इस युद्ध में सम्मिलित होते हैं। दूसरा है आपका गौचर मेला। तो गौचर मेला 14 नवंबर को लगता है, चाचा नेहरू के टाइम, मतलब चाचा नेहरू के बर्थडे पर। स्टार्ट किसने कराया था, 1943 में बर्नेडी, ठीक है, अंग्रेज बर्नेडी थे, इनके द्वारा इस मेले का क्या किया गया था, आयोजन करवाया गया था। जगह कौन सी है, चमोली। ये होता क्या था गाइज आपका, गौचर मेला जो था ये तिब्बत और उत्तराखंड के लोग आपस में क्या करते थे, वस्तुओं का आदान प्रदान, मतलब वो लोग यहाँ से सामान अपना बेचने के लिए लाते थे, और यहाँ वाले लोग उनको सामान बेचने के लिए एक टाइप से मेला लगता था। फिर जैसे ही भारत चीन युद्ध हुआ तब से क्या हो गया, ख़त्म। लड़ी धुरा मेला
ये भी आपका चंपावत जिले का मेला है और चंपावत के बाराकोट में क्या होता है, मेला लगता है। जौलजीवी मेला आपको बता ही दिया है, ठीक हो गया। नेक्स्ट है आपका फरवरी 2021 में किस नदी में बाढ़ आने की वजह से चमोली में भारी त्रासदी हुई। तो चमोली में बाढ़ अभी लेटेस्ट खबर थी जब पूरा ग्लेशियर क्या हो गया था गाइज आपका फट गया था, तो ऋषिगंगा नदी का पानी बहुत ज़्यादा क्या हो गया था, उसमें बढ़ गया था। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है पहले उत्तराखंड गौरव सम्मान के लिए किस पूर्व मुख्यमंत्री का चयन किया गया था। तो पहला उत्तराखंड गौरव सम्मान लेटेस्ट है, 2021 में पहली बार इसको दिया गया। कितने व्यक्तियों को दिया गया पूछेगा तो 5 व्यक्ति हैं। अब वो पाँचों के 5 व्यक्तियों के नाम पता होने चाहिए। पहले आ जाएंगे अनिल जोशी, ठीक हो गया, पर्यावरणविद हैं कौन, अनिल जोशी। दूसरे हैं आपके बछेंद्री पाल, साहसिक खेलों से रिलेटेड, एवरेस्ट पर फतह करने वाली, पता ही है आपको। तीसरे हैं आपके नरेंद्र नेगी जी। फिर चौथे आपके आ जाएंगे नारायण दत्त तिवारी, और ये पहले क्या हैं आपके राजनीतिज्ञ हैं, और या आपसे पूछे मरणोपरांत पहले व्यक्ति जिनको उत्तराखंड गौरव सम्मान दिया गया तब भी क्या हो जाएगा, नारायण दत्त तिवारी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा करेक्ट। 1 2 3 4 हो गए। पांचवें याद रखने हैं आपको रस्किन बॉन्ड को, साहित्य के क्षेत्र में किसको दिया गया है, रस्किन बॉन्ड। तो फिर से बता देता हूँ 2021 में पहली बार दिया जा रहा है 5 व्यक्तियों को, अनिल जोशी, बछेंद्री पाल, नरेंद्र नेगी, नारायण दत्त तिवारी जी और विकास पुरुष जिनको कहा जाता है रस्किन बॉन्ड, इन पांचों को दिया गया। अगला है कसप नामक प्रसिद्ध उपन्यास है हिमांशु जोशी, गोविंद बल्लभ पंत, ईला चंद्र जोशी, मनोहर श्याम जोशी। तो मनोहर श्याम जोशी जी की है कसप। नेक्स्ट है उत्तराखंड के किस खिलाड़ी को आयरन वॉल ऑफ इंडिया कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। पिथौरागढ़ के त्रिलोक सिंह बसेड़ा जी, फुटबॉल से इनका क्या है आपका संबंध है। तो बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है गाइज, किस मुख्यमंत्री के हो गए शासनकाल में पंचायतों में महिलाओं के 50% स्थान आरक्षित किए गए। तो उत्तराखंड ने क्या किया है 50% आरक्षण दिया है, और ये हुआ था नारायण दत्त तिवारी जी के टाइम पर। ऑप्शन नंबर ए, मार्च 2008 में क्या किया गया था गाइज, इसको लागू किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वीडियो को गाइज लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। उत्तराखंड पुलिस का ऑपरेशन स्माइल जिसको कहा जाता है मुस्कान योजना किस चीज़ से संबंधित है। तो मुस्कान योजना गाइज ऑपरेशन स्माइल को 1 महीने के लिए लॉन्च किया था उत्तराखंड पुलिस के द्वारा, और ये टाइम था 15 सितंबर से 14 अक्टूबर 2021। तो 2021 में उत्तराखंड पुलिस ने ऑपरेशन स्माइल को क्या किया लॉन्च। इसमें था क्या, जो बच्चे खो गए हैं उनको ढूंढ करके वापस लाना, उनके घर वालों तक पहुंचाना। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है नमक रखने का काष्ठ पात्र, काष्ठ मतलब लकड़ी का, तो ये क्या कहलाता था कोशड़ी कहलाता था। ऑप्शन नंबर बी आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बानड़ी देवी मंदिर किस जनपद में स्थित है। बात किसकी चल रही, बानड़ी देवी मंदिर की। कहाँ पर स्थित है पूछता है, तो अल्मोड़ा के अंदर स्थित है। अल्मोड़ा में 2 चीज़ें हैं, एक अगर आपसे न्याय का देवता पूछता है तो गोलू देवता जी को कहा जाता है अल्मोड़ा में चितई गोलू। अगर ऐसे ही आपसे पूछे न्याय की देवी किसको कहा जाता है, तो बानड़ी देवी को क्या बोला जाता है गाइज, न्याय की देवी कहा जाता है। और यहाँ पर त्रिशक्ति के रूप में क्या है माता विराजमान रहती है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा करेक्ट। बाला सुंदरी मंदिर, जल्दी से कमेंट करके बता दो बाला सुंदरी मंदिर कहाँ स्थित है उत्तराखंड के अंदर। नेक्स्ट है राजकीय संग्रहालय एवं प्रेक्षागृह कहाँ स्थित है। तो राजकीय संग्रहालय एवं प्रेक्षागृह स्थित है आपका कहाँ, पिथौरागढ़। ऑप्शन नंबर बी। पिथौरागढ़ से क्या याद रखना है, कुमाऊं का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है। मैं उत्तराखंड नहीं बोल रहा हूँ, मैंने बोला है कुमाऊं का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका पिथौरागढ़ हो जाएगा। पिथौरागढ़ से ही गाइज यहीं से आपकी जो
कैलाश मानसरोवर यात्रा है। ठीक है, कैलाश मानसरोवर यात्रा उत्तराखंड से ही होकर के जाती है और वो लास्ट पड़ाव कौन सा जिला पड़ता है? पिथौरागढ़। और जगह कौन सी पड़ती है? लिपुलेख दर्रा। लिपुलेख दर्रे से मानसरोवर यात्रा क्या होती है? होकर गुजरती है। ये लिपुलेख दर्रा भी कहाँ स्थित है आपका? पिथौरागढ़ के अंदर स्थित है। नेक्स्ट है, अगस्त मुनि निम्न में से किस नदी के तट पर हैं? तो अगस्त मुनि जगह का नाम है। ठीक है, अगस्त मुनि आपका कहाँ पर है? मंदाकिनी नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर पूछे अगस्त मुनि जनपद बताओ किस में है, तो मंदाकिनी नदी कौन सा हो जाएगा? रुद्रप्रयाग। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा में स्वर्गीय सुंदरलाल बहुगुणा का चित्र लगाया गया है? तो सुंदरलाल बहुगुणा एक पर्यावरणविद, सबसे ज़्यादा एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में आना ही आना है। तो सबसे पहले बात करते हैं इनके जन्म के बारे में। सुंदरलाल बहुगुणा का जन्म हुआ था 9 जनवरी 1927 टिहरी के मरोड़ा गांव में। किस जनपद में हुआ था पूछे? टिहरी। गांव का नाम था आपका क्या? मरोड़ा गांव। फिर उसके बाद इनके सम्मान आपको याद रखने हैं। सबसे पहले इनको 1921 में सम्मान दिया गया पद्मश्री। तो पद्मश्री कब मिला सुंदरलाल बहुगुणा जी को? 1981 में मिला। फिर उसके बाद 1983 में जमुना लाल बजाज अवार्ड दिया गया। तो जमुना लाल बजाज अवार्ड 1983, 2 साल का गैप। फिर 83 के बाद याद रखना है 1984 इनको दिया गया राष्ट्रीय एकता पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार गाइज? राष्ट्रीय एकता पुरस्कार 1984 के अंदर। फिर उसके बाद 84 के बाद 1985 में इनको अवार्ड दिया गया था वृक्ष मानव का अवार्ड। वृक्ष मानव पुरस्कार इनको कब दिया गया पूछेगा? तो कब दिया गया? 1985 के अंदर। तो ये सबको आपको याद रखने हैं। और लेटेस्ट अवार्ड, हाँ, एक 2019 में इनको नहीं 2019 नहीं होगा, 2009 में इनको मिला था। देखो पद्मश्री पहले मिल गया, अब आप यहाँ पर 8 और 1 करोगे तो 9 आ जाएगा ना, और 19 के बाद 1 20 आ जाएगा। तो 2009 में इनको दिया था पद्म विभूषण। ठीक है, पद्म विभूषण कब मिला पूछे? तो 2009। 1981 में क्या मिला था? पद्म श्री मिला था। तो हमसे पूछा है किस विधानसभा ने इनका चित्र लगाया है? ये है दिल्ली विधानसभा। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध महिला हॉकी खिलाड़ी वंदना कटारिया का संबंध किस जनपद से है? तो वंदना कटारिया अभी हॉकी में इनका नाम आया होगा, आपने सुना होगा, करंट का क्वेश्चन है। तो ये थी आपकी हरिद्वार जिले की। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास सूचकांक में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है? तो 18 या फिर आपका बोला गया है 20, 7 या फिर 11। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 7वां स्थान है उत्तराखंड का। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध गर्जिया देवी मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? तो गर्जिया देवी मंदिर है गाइज आपका किस नदी पर? कोसी नदी पर। और अगर पूछे जनपद कौन सा है, तो रामनगर कौन से जनपद में आएगा? नैनीताल जनपद के अंदर। कोसी नदी घाटी को उत्तराखंड में क्या बोला जाता है? धान का कटोरा कहा जाता है। किस नदी घाटी को धान का कटोरा बोला जाता है बोले? तो कोसी नदी के क्या बोला जाता है आपका? धान का कटोरा। अगला प्रश्न है, राज्य आंदोलन के दौरान रामपुर तिराहा कांड पर आधारित लघु फिल्म रक्त रंजित के निर्माता व निर्देशक कौन है? किसकी बात चल रही? रामपुर तिराहा कांड। पूछेगा कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1994 में हुआ था। किसके शासन काल पर हुआ था? तो मुलायम सिंह के शासन पर हुआ था। इस पर मूवी कौन सी बनी? रक्त रंजित। किसने निर्देशक किया था, मतलब निर्देशक कौन थे? तो ये थे आपके कौन? जयदेव भट्टाचार्य। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है? करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, नंदा देवी राजजात यात्रा में महिलाओं का जाना कहाँ तक स्वीकृत है? तो गाइज 20 दिन की, ठीक है, कुछ दिन बुक्स में आपको 19 दिन भी मिलेगा, लेकिन 20 दिन की ये यात्रा है जो कि 280 किलोमीटर चलती है, मतलब 280 किलोमीटर तक लोग इसमें जाते हैं। इसको कुमाऊं और गढ़वाल का एकता मिलन भी कहा जाता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या याद रखना है? प्रत्येक 12 वर्ष में होती है, इसीलिए इसे हिमालयी महाकुंभ कहा जाता है। तो हिमालयी महाकुंभ किसको कहते हैं बोलेगा? तो किसको कहा जाता है? नंदा देवी राजजात यात्रा। फिर होता क्या है? चौसंगिया खाड़ू,
नाम सुना होगा आपने, चौसिंगिया खाड़ू, 4 सिंगों वाला होता है। ये इस यात्रा में क्या करता है, आगे आगे चलता है आपका। अगर पूछे नंदा देवी के धर्म भाई कौन से हैं, तो नंदा देवी के धर्म भाई कौन से हैं आपके, लाटू देवता। लाटू देवता किसके धर्म भाई हैं, नंदा देवी के। तो हमसे पूछा था महिलाओं का जाना स्वीकृत कहाँ तक है, तो ये है पातर नचौनिया। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। उत्तराखंड की कुल जनसंख्या में शिशु प्रतिशत कितना है, मतलब शिशु प्रतिशत, जनसंख्या में क्या होते हैं, पुरुष होते हैं, महिला होते हैं ना, इनमें से भी पुरुषों में कुछ शिशु होंगे, यहाँ भी कुछ शिशु होंगे, तो शिशु प्रतिशत है 13.44, ऑप्शन नंबर ए। किस जनजाति में यदि वधु पक्ष को वर पसंद हो तो राम राम समधी कहकर विवाह तय हो जाता है, तो राम राम समधी कहकर गाइज कौन सी जनजाति विवाह को तैयार, मतलब विवाह को मान लेती है, तय कर लेती है, पूछेगा तो थारू जनजाति। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। अगला है वीर गब्बर सिंह मेला कब आयोजित होता है, तो गब्बर सिंह मेला गाइज इसका आयोजन किया जाता है 21 अप्रैल, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी मेले को पर्यटन मेला भी घोषित कर दिया गया है, ठीक है, ये भी याद रखना है, पर्यटन मेला इसको क्या कर दिया गया है, सरकार के द्वारा घोषित। गब्बर सिंह नेगी इंपॉर्टेंट क्यों है, 1915 में फ्रांस की एक जगह पड़ती है नेव चापेल युद्ध, ठीक है, नेव चापेल में युद्ध हुआ था और इन्होंने जर्मनी की जो सेना थी, ठीक है, उस जर्मनी की सेना को क्या कर दिया था गाइज, विश्व युद्ध अगर आपको पता होगा मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्रों के बीच हुआ था ना, तो नेव चापेल युद्ध में 1915 में गब्बर सिंह जी ने क्या करा था, जर्मनी की सेना को बुरी तरीके से, मतलब उनके बहुत सारे सैनिक मार दिए थे, इसीलिए इनको मरणोपरांत विक्टोरिया क्रॉस सम्मान दिया गया था। तो विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित मरणोपरांत पहले व्यक्ति पूछेगा तो कौन हो जाएंगे, गब्बर सिंह गब्बर सिंह नेगी जी। तो ऑप्शन नंबर ए 21 अप्रैल को क्या लगता है, मेला लगता है। अगला है राज्य पुरस्कारों में सर्वप्रथम देवभूमि शब्द कब जोड़ा गया, तो जो राज्य पुरस्कार मिलते हैं इसमें हम अब जो पुरस्कार है उसमें देवभूमि शब्द जोड़ दिया गया है, ये सबसे पहले जोड़ा गया था 2015 के अंदर। ऑप्शन नंबर बी आपका इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है गाइज, रण बहादुर चंद्रिका किसकी पुस्तिका है, तो रण बहादुर चंद्रिका फेमस आपके हो जाएंगे कौन से, मौला राम। मौला राम एक चित्रकार भी थे, एक आपके क्या थे, पुस्तक थे, तो साहित्यकार भी कह सकते हो, लेखक भी थे। अब मौला राम का संबंध किससे है, पवार राजवंश, जो गढ़वाल का राजवंश था यहाँ से इनका क्या था, संबंध था। सुदर्शन शाह टिहरी रियासत के पहले राजा थे जिन्होंने टिहरी की स्थापना भी की थी 28 दिसंबर 1815 में। प्रद्युमन शाह उत्तराखंड का एकमात्र राजा जिसने संपूर्ण किसमें, उत्तराखंड में राज किया, क्योंकि प्रद्युमन चंद भी है, प्रद्युमन शाह भी है, ठीक हो गया, पहले चंद राजवंश का राजा बनता है फिर पवार का बनता है। चलो नेक्स्ट पर चलते हैं। चंद प्रशासन में थातवान कौन थे, तो गाइस थातवान होते थे भूमि के मालिक, जो राजा भूमि दे देता था इनको मालिकों को, तो उस भूमि के स्वामी क्या कहलाते थे, थातवान कहलाते थे। ऑप्शन नंबर सी। चंद से दो चीज़ें आपको और याद रखनी है, एक होती थी गूंठ भूमि या फिर विष्णु प्रीति भूमि, ऐसी भूमि जो मंदिरों को दान दे दी जाती थी उसे गूंठ भूमि कहते थे। दूसरी भूमि होती थी आपकी रौत भूमि। अगर राजा किसी सैनिक से खुश है कि उसने युद्ध में बहुत अच्छा वीरता का प्रदर्शन किया, कोई भी जो वीर या साहसिक पुरुष को या साहसिक सेनानी को जो जमीन दी जाती थी उसको कौन सी जमीन कहते थे, रौत भूमि कहते थे। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में ताम्र संस्कृति की सबसे पहली खोज किसे माना जाता है, तो गाइस ताम्र की जो खोज सबसे पहले मानी जाती है ये मानी जाती है बहादुराबाद। जब आपका ऊपरी गंगा नहर का क्या हो रहा था, निर्माण हो रहा था, तो उसी टाइम यहाँ से कुछ ताम्र बर्तन और अन्य उपकरण मिले थे, औजार मिले थे, तो बहादुराबाद करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक हो गया। मलारी गांव चमोली में, देवीधुरा चंपावत में, थापली पौड़ी के अंदर आ जाएगा थापली, ठीक हो गया। अगला, कौन सा महाजनपद उत्तराखंड के भूभाग के अंदर आता था, तो महाजनपद आपने पढ़े होंगे 16 महाजनपदों में बट गया था भारत हमारा, तो उन महाजनपदों में जो पांचाल था, ठीक है, पांचाल की सीमा
मतलब जो पूरा पांचाल है उसी के अंदर कौन आता था, आपका उत्तराखंड भी आ जाता था। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तुम्हारे लिए उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो तुम्हारे लिए उपन्यास किसका है, आपका हिमांशु जोशी जी का। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। खिजड़िया वन्यजीव विहार किस राज्य में स्थित है? तो खिजड़िया वन्यजीव विहार, अभी ये आपका इम्पोर्टेंट क्यों बन जाता है, करंट का क्वेश्चन। खिजड़िया वन्यजीव विहार को भी लेटेस्ट वेटलैंड में हमने शामिल कर दिया। यूनेस्को ने आर्द्र भूमि के अंदर क्या कर दिया है इसको, या रामसर कन्वेंशन हुआ था, आपको पता हो अगर, ईरान के शहर रामसर में आर्द्र भूमि से रिलेटेड, तो उसी में अभी खिजड़िया वन्यजीव विहार ये स्थित है आपका कहाँ पर, गुजरात के अंदर। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट। खिजड़िया के साथ एक और है, ये है आपका बखीरा वन्यजीव विहार, और ये है उत्तर प्रदेश के अंदर। अब टोटल आर्द्र भूमि कितनी है पूछता है अभी वर्तमान में, तो 49 आर्द्र भूमि, मतलब वेटलैंड साइट टोटल 49 हो चुकी हैं। नेक्स्ट है, ब्रेड डबल रोटी में प्रयुक्त होने वाला हानिकारक रसायन कौन सा है? तो पोटेशियम ब्रोमेट, ठीक हो गया। ये क्या है आपका हानिकारक रसायन है जो प्रयोग होता है। निम्न में से किसे यूनेस्को द्वारा जुलाई 2016 में विश्व विरासत धरोहर में सम्मिलित किया गया? तो 2016 की बात चल रही है। देखो कोणार्क का सूर्य मंदिर ये भी यूनेस्को के अंदर शामिल है। इसको किया गया था 1984 में। है कहाँ पर ये कोणार्क का सूर्य मंदिर, पड़ेगा उड़ीसा में। इसी को ब्लैक पैगोडा भी कहते हैं। अगर पूछे ब्लैक पैगोडा किसको कहा जाता है, तो कोणार्क के सूर्य मंदिर को ही कहा जाता है। कलिंग आर्किटेक्चर में इसका निर्माण हुआ है। सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क ये पड़ेगा आपका कहाँ पर, वेस्ट बंगाल, और 1987 में इसे वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश के अंदर, और अशोका के द्वारा इसको क्या किया गया था, बनाया गया था। 1989 के अंदर इसको क्या किया गया था, वर्ल्ड हेरिटेज के अंदर शामिल किया गया। अगला क्या है आपका, देखिए तो अब ऑप्शन एक ही बच गया, तो वही आपका क्या होगा, करेक्ट। नालंदा विश्वविद्यालय को 2016 के अंदर यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज में क्या किया था, शामिल किया था। किस वर्ष भारत में सरकारी डाक सेवा की शुरुआत हुई? तो सरकारी डाक सेवा पूछे, तार पूछे, या फिर आपका रेलगाड़ी पूछे, ये सबसे पहले किसके टाइम पर आई थी, डलहौजी के टाइम पर। और 1854 में सरकारी डाक सेवा का क्या किया गया था गाइज, प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, किस संधि द्वारा प्रथम अंग्रेज मराठा युद्ध का अंत हुआ? आंग्ल मराठा युद्ध भी कहा जाता है। पहला क्वेश्चन बनेगा, टोटल कितने आंग्ल मराठा युद्ध हुए थे? तो टोटल 3 आंग्ल मराठा क्या हुए थे, युद्ध हुए थे। और जो पहला युद्ध की मतलब ख़त्म हुआ था वो सालबाई की संधि के साथ हुआ था। ऑप्शन नंबर सी ये हुआ था 1782 के अंदर, 1782 में। नेक्स्ट है, खाटूनम नृत्य किस राज्य का है? तो गाइज खाटूनम नृत्य कहाँ पर होता है आपका, केरल, मिजोरम, मेघालय या त्रिपुरा। तो आंसर क्या हो जाएगा, मिजोरम। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, काम्पटी कोयला क्षेत्र किस राज्य में है? बात किसकी चलनी, कोयले की। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए विश्व में सबसे ज़्यादा कोयला कहाँ उत्पादन होता है, चाइना के अंदर। फिर दूसरे नंबर पर तीसरा याद रख लो, क्योंकि तीसरा स्थान किसका है आपका, भारत का। अगर पूछे कोयला उत्पादन में भारत का स्थान, तो कौन सा हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा, ठीक है। भारत के अंदर राज्य पूछे कोयले में सबसे बड़ा, तो झारखंड। भारत के अंदर राज्य कौन सा हो जाएगा, झारखंड। अब हमसे पूछा है काम्पटी कोयला, तो गाइज काम्पटी है आपका कहाँ पर, महाराष्ट्र के अंदर। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में भी आपका कोयले की खानें मिलती हैं, ये है आपका कोरबा। अगर पूछे कोरबा कोयला क्षेत्र कहाँ है, तो छत्तीसगढ़ के अंदर। झारखंड में सबसे बड़ा भारत का कोयला क्षेत्र कौन सा है पूछे, तो झरिया। और ये झरिया कहाँ पर है, झारखंड। तो झौ और झौ ऐसे भी याद रख सकते हो। एक याद रखना, सबसे पुराना कोयला क्षेत्र कौन सा है, तो ये है आपका रानीगंज कोयला क्षेत्र। और रानीगंज कहाँ पड़ेगा आपका, वेस्ट बंगाल के अंदर पड़ेगा। झारखंड में ही झड़िया, और एक और याद रख लो बोकारो। बोकारो भी कहाँ पर है आपका, यहीं झारखंड में है। नेक्स्ट है, भारतीय बागवानी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो जहाँ आपका आलू अनुसंधान केंद्र है, ठीक है, शिमला के अंदर
तो शिमला किस राज्य में है? हिमाचल में। ऑप्शन हो जाएगा ए। अच्छा, यहाँ पर हरियाणा आया है। देखो, अंतर्राष्ट्रीय मंचों में कौन सा ऐसा अलायंस है या कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मुख्यालय आपका कहाँ पर है? भारत में। तो वो है सौर ऊर्जा। ठीक है, सोलर ऊर्जा जो है इसका जो मुख्यालय है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसका मुख्यालय हरियाणा के अंदर गुरुग्राम में है। ये भी याद रखना है आपको। नेक्स्ट है आपका बेलारी लौह अयस्क क्षेत्र किस राज्य में है? तो अब बात चल रही है लौह अयस्क की। देखो, कोयले में सबसे नंबर 1 पर कौन सा है? चाइना। लोहे में भी नंबर 1 पर कौन है? चाइना। कोयले में भारत तीसरा था, लेकिन लोहे में कौन सा नंबर है भारत का? चौथा नंबर है। भारत के अंदर राज्य बताओ पूछे तो गाइज भारत के अंदर कौन सा राज्य हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा कर्नाटका। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अब कर्नाटका में भी क्या है? देखो, लौह अयस्क से 2 टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे। क्वेश्चन किस टाइप से पूछता है मैं बताता हूँ आपको। एक होता है भंडारण और एक होता है उत्पादन। ठीक है, तो भंडारण किसका सबसे ज़्यादा है पूछेगा तो कर्नाटका का है, लेकिन उत्पादन कौन सबसे ज़्यादा करता है पूछेगा तो उत्पादन में कौन है आपका? उड़ीसा है। तो दोनों क्वेश्चन में आई थिंक समझ गए होंगे। सबसे ज़्यादा भंडारण राज्य कर्नाटक, सबसे ज़्यादा। तो गाइज ऐसे ही याद रखना, जैसे अगर पूछे इंडिया की आप बताओ ऑफिशियल न्यूज एजेंसी कौन सी है, मतलब देश की समाचार एजेंसी, तो एक आता है पीटीआई। न्यूज़पेपर में सुना होगा ना, पीटीआई के हवाले से न्यूज आई या यूएनआई के हवाले से न्यूज आई। तो पीटीआई एंड यूएनआई भारत की समाचार एजेंसी है। ऐसे ही तास जो है वो रूस की है और जर्मनी की क्या है? डीपीए जर्मनी की है। चलो बढ़ते हैं अगले पर। शोभना नारायण का संबंध किस नृत्य शैली से है? तो शोभना नारायण है गाइज आपकी कथक डांस करती है। कथक कहाँ का नृत्य है पूछे तो लोक नृत्य ये कहाँ का है आपका? उत्तर भारत और उसमें भी यूपी। कुचिपुड़ी, कच्ची पूड़ी आंध्र प्रदेश, तो कौन सा? आंध्र प्रदेश। कथकली केरला का डांस है और भरतनाट्यम कहाँ का डांस है आपका? तमिलनाडु का डांस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सैंडी लॉन किस खेल का मैदान है? तो सैंडी लॉन गाइज ये जो खेल का मैदान है ये है आपका गोल्फ। ऑप्शन नंबर सी। आप कमेंट करके बताओगे राइडर खेल जो है, राइडर कप का संबंध किस खेल से है? अगला, स्वतंत्रता सेनानी राम प्रसाद बिस्मिल को किस जेल में फांसी हुई थी? तो राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल में क्या करी गई थी? फांसी दी गई थी। अगला, मनुष्य के एक हाथ में कितनी अस्थियां होती हैं? तो 30 हड्डियां होती हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। केंद्र राज्य संबंधों पर सिफारिश हेतु किस आयोग का गठन किया गया था? तो केंद्र राज्य संबंधों पर सिफारिश की बात चल रही है। देखो, राजमन्नार समिति का आयोजन विवाद सुलझाने के लिए हुआ था। ये भी केंद्र राज्यों से ही संबंधित थी, लेकिन जो विवाद था उसको सुलझाने के लिए 1970 में बनी थी। श्री कृष्ण समिति 1993 में जो मुंबई दंगे हुए थे उसके लिए बनवाई गई थी। पुंछी आयोग केंद्र राज्य संबंधों की सिफारिश के लिए बनाया गया था और ये 2007 के अंदर इसको गठित किया गया। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है उद्देश्य प्रस्ताव कब और किसके द्वारा लाया गया था? तो गाइज उद्देश्य प्रस्ताव सबसे पहले कौन लाए थे? जवाहरलाल नेहरू जी लाए थे। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है भारत में तांबे का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में सबसे ज़्यादा जो तांबे का उत्पादन किया जाता है ये किया जाता है आपका एमपी के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। लेकिन वही भंडारण राजस्थान और लेकिन उत्पादन कौन? मध्य प्रदेश। अगला है बेगम मुमताज महल का पूरा नाम क्या था? तो बेगम मुमताज महल का गाइज पूरा नाम था अर्जुमंद बानो बेगम। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है इसका? करेक्ट आंसर। निम्न में से कौन भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था? तो एकमात्र यहूदी वायसराय कौन है? लॉर्ड रीडिंग। ऑप्शन नंबर सी। बहुत बार क्वेश्चन आयोग ने इसको क्या कर दिया है? पूछ लिया है। अगला है निम्न में से कौन स्वतंत्र भारत की पहली अंतरिम सरकार के वित्त मंत्री थे? क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछता है निम्न में से कौन सा पाकिस्तानी जो है वो क्या रहा है? भारत में वित्त मंत्री रहा है। तो लियाकत खान। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। क्योंकि जो अंतरिम सरकार थी वो विभाजन से पहले ही बन चुकी थी और उसमें लियाकत खान को क्या बनाया गया था? वित्त मंत्री बनाया गया था।
एक आदमी का मुंह उत्तर की ओर है, वह घड़ी की दिशा में 45 घूमता है। तो यहाँ घड़ी की दिशा क्लॉकवाइज हमने ले ली, 45 डिग्री घूमा। फिर उसी दिशा में 180, फिर क्लॉकवाइज 180 घूमा, फिर एंटी क्लॉकवाइज घूमा है 270। तो आपको क्या कर देना होता है, जोड़ दो, 5, 8 और 4 12, 1 और 1 2, 225 और ये है 270। एंटी क्लॉकवाइज क्या है, ज़्यादा है, तो उसे घड़ी की विपरीत दिशा में घुमाओगे। कितना घुमाओगे, 270 में से 225 घटा लो, तो ये कितना आ जा रहा होगा। अच्छा, ये आ जाएगा आपका 45, आई थिंक 5 5 10, हाँ 4 2 6 45। तो 45 डिग्री घूमेगा तो यहाँ आएगा, ये है उत्तर। और ये कौन सी दिशा है आपकी, पश्चिम, उत्तर पश्चिम। तो उत्तर पश्चिम, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है, करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, एक दिन रवि घर से निकलता है और 10 किलोमीटर पूर्व की ओर साइकिल चलाता है। तो ईस्ट में गया वो पहले कितना, 10 किलोमीटर चला गया। फिर दाहिनी ओर 5 किलोमीटर जाता है, ऊपर 5 चला जाएगा। और दाएं मुड़कर 10 किलोमीटर जाता है, तो फिर से 10 यहीं पर आ गया। और बाएं मुड़कर 10 किलोमीटर साइकिल चलाता है, बायां मतलब ऊपर की ओर चला गया 10। अपने घर तक पहुंचने के लिए उसे कितने किलोमीटर की दूरी तय करनी होगी। देखो यहाँ 5 है, फिर 10 और ऊपर है, घर उसका यहाँ है, 10 और 5 कितना हो जाएगा, 15 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, कुणाल दक्षिण की ओर 10 किलोमीटर चलता है। तो दक्षिण नीचे होता है, 10 किलोमीटर चला गया। वहाँ से वह 6 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, उत्तर मतलब वापस आ गया है 6 किलोमीटर। फिर वह पूर्व की ओर 3 किलोमीटर जाता है, तो यहाँ 3 किलोमीटर आ गया। वह अपने प्रारंभिक बिंदु के संदर्भ में कितनी दूर और किस दिशा में है। देखो यहाँ पर है, ये 6 नीचे है तो 4 ऊपर, ये 3, ये समकोण बन जाएगा आपका एक, ठीक है। तो यहाँ पर 4 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग कर देते हैं, पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगी, 25 आ जाएगा। और 25 किसका वर्गमूल होता है, 5 का। तो 5 किलोमीटर उत्तर पूर्व, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, डी करेक्ट हो जाएगा 83 का। अगला है, अंकुर दक्षिण की ओर 20 मीटर चलता है। दक्षिण मतलब नीचे की ओर, ठीक है, दक्षिण में कितना गया, 20। वह फिर बाएं मुड़ता है, बाएं मतलब इधर की ओर, कितना चला गया, 40 मीटर। वह फिर से बाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है, बायां मतलब ऊपर की ओर, तो वह अब इधर आ चुका है। फिर कह रहा है, इसके अलावा वह दाईं ओर मुड़ने के बाद 20 मीटर चलता है। वह दाईं ओर मुड़ने के बाद, देखो दाईं ओर कहाँ पर, यहाँ हो जाएगा ना, दाईं ओर मुड़ने के बाद कितना जग गया, 20 किलोमीटर गया। तो आपसे पूछ रहा है वह अपने मूल स्थान से कितने दूर है, 40 यहाँ है, 20 यहाँ, 40 और 20 क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो 60 ऑप्शन में है नहीं, एक्चुअली ये होना चाहिए था कि वह बाईं ओर मुड़ने के बाद 20 मीटर चलता है, यहाँ को चलता तब 20 आता है इसका आंसर। तो आंसर क्या हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग अभी कोई नहीं है, तो ये हो गया आपका करेक्ट रॉन्ग, क्योंकि इसका आंसर है आपका कितना, 60 ही मीटर। अगले पर बढ़ते हैं, किशन दक्षिण की ओर चलता है। थोड़ी देर बाद वह अपने दाईं ओर मुड़ता है और अपने बाएं से थोड़ा आगे जाता है। अंत में 1 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद वह फिर से अपनी बाईं ओर मुड़ता है। वह अब किस दिशा में बढ़ रहा है। देखो पहले क्या बोला था, किशन दक्षिण की ओर चलता है बोला था, तो दक्षिण नीचे गया। थोड़ी देर बाद अपने दाएं मुड़ता है, तो दायां इधर को होगा ना, ठीक है। फिर अपने बाएं थोड़ा आगे जाता है, बायां मतलब नीचे की ओर जाएगा। फिर उसने क्या बोला था, अंत में 1 किलोमीटर की दूरी तक तय करने के बाद, अंत में 1 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद वह फिर से अपनी बाईं ओर मुड़ता है, तो बाईं इधर की ओर आ जाएगा। वह किस दिशा में बढ़ रहा है, तो वह किस दिशा की ओर बढ़ रहा है ये पूछा गया है। अगर वैसे देखें तो ये बढ़ेगा कहाँ की ओर, आपका पूर्व दिशा की ओर। बट एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, कुछ और तो नहीं है। उसने बोला किशन दक्षिण की ओर चलता है, तो दक्षिण की ओर गया किशन। उसके बाद थोड़ी देर बाद वह अपने दाईं ओर मुड़ता है, दाईं ओर मुड़ेगा तो इधर जाएगा। फिर उसने बोला अपने बाएं से थोड़ा आगे जाता है, और अपने बाएं से थोड़ा आगे जाता है, दाईं ओर मुड़ा, फिर बाईं ओर मुड़ेगा, आगे गया। अंत में 1 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद वह फिर से बाईं ओर मुड़ता है। फिर से कहाँ आ गया, बाईं ओर। तो किस दिशा की ओर जा रहा है वो,
पूर्व दिशा की ओर चल रहा है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका? सी। नेक्स्ट है गाइज, एक श्रृंखला दी गई है जिसमें एक टर्म अज्ञात है। आपको दिए गए विकल्पों में से विकल्प का चयन करना है जो श्रृंखला को क्या करेगा? पूरा करेगा। देखो वाई जेड डी ई जे के, तो ऐसा जिसमें एक के बाद एक आ जाए, तो वी यू तो नहीं आएगा, यू भी आ सकता है, टी यू भी नहीं आएगा, टी एस भी नहीं आएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा? यू वी, ऑप्शन नंबर बी। अगला है आपका, एक श्रृंखला दी गई है जिसमें एक टर्म अज्ञात है। आपको दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करना है जो इस श्रृंखला को पूरा करेगा। देखो 2 3 कितने का अंतर है? 1 का। 3 और 7 में 4 का। 7 और 16 के अंदर कितने का? 9 का। ये है 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, अगला होगा 4 का वर्ग। 16 हो जाता है, 16 दूना 32। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। एक श्रृंखला दी गई है जिसमें एक टर्म अज्ञात है। आपको दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करना है जो इस श्रृंखला को पूरा करेगा। तो 0.5 इसका हमने क्या कर दिया गाइज? 4 गुना कर दिया। फिर 2 से 3.5, या फिर हम अगर ऐसे चलें, एक एक अगर छोड़ दूं तो कितना ऐड किया है मैंने? देखो 0.5 से 3.5 3 ऐड किया, फिर 3.5 में 3 ऐड करूंगा तो 6.5। तो ऐसे ही 2 में 3 ऐड कर दोगे तो कितना मिलेगा? 5। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब एक छोड़ने के बाद वाली सीरीज बना ली। अगला है, मोहन, रितिका, जानवी, प्रिया और रिया दोस्त हैं। जानवी रितिका से तेज दौड़ती है। जानवी रितिका से तेज दौड़ती है पर प्रिया से धीरे दौड़ती है। कौन? जानवी प्रिया से धीरे दौड़ती है। फिर कह रहा है, और रिया प्रिया से तेज दौड़ती है। रिया जो है, रिया ये कौन है? ये रितिका है। ठीक हो गया। रिया तेज दौड़ती है, किससे तेज दौड़ती है? प्रिया से। तो प्रिया यहाँ, रिया यहाँ आ जाएगी। पांचों में सबसे तेज कौन हो जाएगी? रिया। ऑप्शन नंबर बी। अगला है, निम्न शब्दों को शब्दावली के क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो आपको बताना है डिक्शनरी के अकॉर्डिंग कौन सबसे पहले आएगा। देखो बी ई, ठीक है, बी ई बी आई ये तो पहले आएगा नहीं। बी ई जी, यू और जी में सबसे पहले क्या आता है आपका? सॉरी, यू यहाँ भी यू है। आई और एन, आई पहले आएगा, एन बाद में आएगा। तो पहला, पहले के बाद तीसरा। तो ऑप्शन में देखते हैं, पहला उसके बाद तीसरा कौन सा ऑप्शन है? पहला उसके बाद तीसरा, 2 जगह है। अब देखो BIGA, फिर कौन सा आ जाएगा? चौथा, फिर दूसरा। ऑप्शन नंबर बी। किस ग्रह पर उपग्रह की अधिकतम संख्या है? तो गाइज सबसे ज़्यादा जो उपग्रह हैं वो हैं आपके शनि के। अगर आपके पास पुरानी बुक होगी तो उसमें बृहस्पति दिया होगा आपको, लेकिन याद रखना बृहस्पति के 79 हैं। लेकिन 2 साल पहले ही क्या हुआ, लगातार शनि के और ज़्यादा उपग्रह हमको मिल चुके हैं। तो शनि के अब 82 हो चुके हैं। तो अब इसमें शनि क्या हो चुका है आपका? ज़्यादा हो चुके हैं इसके। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नॉर्वे की राजधानी कहाँ है? तो ओस्लो है नॉर्वे की राजधानी। ऑप्शन नंबर डी। द ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो द ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क है हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी। बुध सूर्य से डैश ग्रह है, तो सबसे करीब का ग्रह कौन सा है? बुध है। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट। भारत राज्यों का एक संघ है, इसका अर्थ है, देखो भारत राज्यों का संघ है, इसका मतलब क्या है कि जो यहाँ पर शक्ति है वो क्या है? केंद्र को ज़्यादा दी गई है, यह अधिक केंद्रीकृत है। केंद्रीकृत मतलब आप देखते हो ना, राज्यों के पास कम पावर होती है कंपैरिजन टू जो आपका क्या होता है? केंद्र सरकार होती है। तो ऑप्शन नंबर ए। 1858 के अधिनियम द्वारा नियंत्रण बोर्ड और निदेशक मंडल की शक्तियों को डैश पर स्थानांतरित कर दिया गया था। तो 1858 के अधिनियम में किसको कर दिया था? राज्य सचिव की नियुक्ति होती है यहाँ पर, तो यहीं से शक्तियाँ दी गई। ऑप्शन नंबर ए। डैश में डिजराइली की महत्वाकांक्षा योजनाओं को पूरा करने के लिए लिटन को भारत में वॉइसरॉय के रूप में चुना गया। तो गाइज ये था आपका कहाँ पर? अफगानिस्तान। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है? इसका करेक्ट आंसर है। निम्न में से किसने
वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम को निरस्त कर दिया था? तो प्रेस पर एक टाइप से प्रतिबंध दिया गया था, लेकिन लिटन ने आकर के इसको क्या कर दिया था, निरस्त कर दिया। ऑप्शन नंबर ए। संविधान के किस अनुच्छेद में अवशिष्ट शक्तियों को निहित किया गया है? तो अवशिष्ट शक्तियाँ 248, 256, 240, ये तो कोई है ही नहीं अवशिष्ट शक्तियों के लिए। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। केंद्र राज्य संबंधों के प्रश्न की समीक्षा करने के लिए भारत सरकार द्वारा नियुक्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो गाइज केंद्र राज्य संबंधों के लिए RS सरकारिया आयोग बनाया गया था। ऑप्शन नंबर डी, मतलब सरकारिया आयोग था और उसके हेड कौन थे? RS सरकारिया। तो ये थे आपके 100 क्वेश्चन टोटल। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। जिसने पहली बार ऑनलाइन में जिसने देख के दे रहे थे, तो आप कमेंट करके बता सकते हो कितने मार्क्स आ रहे हैं आपके। ठीक है, चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट संडे न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक्स, हैव अ गुड डे।